नमस्कार दोस्तों, कई टायर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। अर्थात इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो हिंदी साहित्य से संबंधित हम उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 से, क्योंकि 25 तक जो हम पहले कर चुके हैं। सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम बार बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 से। और भाई, आप जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी हमारे हिंदी साहित्य व संपूर्ण हिंदी से संबंधित जो परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उनको विद सॉल्यूशन के साथ उनसे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी का काव्य ग्रंथ है, आप सभी को पता है, चोखे चौबते। कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है, और पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। और वासव दत्ता जो रचना है एक बाणभट्ट से पहले के कवि हुए हैं। संस्कृत के जो प्रमुख विद्वान हुए हैं बाणभट्ट, उससे पहले के कवि हुए हैं सुबंधु, उनकी जो ये रचना है वासव दत्ता। तो और अन्य बिंदुओं को भी हम देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। तो सबसे पहले देखते हैं मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य जो है ये चोखे चौबते, चुभते चौबते, कल्पलता, बोलचाल, पारिजात, हरियोत सत्सई, ये मुक्तक काव्य जो है हरियोत जी के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा लिखे गए ये इनके मुक्तक काव्य है। और इनके उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी के ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। महाकाव्य है इनका प्रिय प्रवास और विदेही वनवास। कनुप्रिया जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है। पथिक जो है रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। वासव दत्ता जो है सुबंधु की एकमात्र गद्य प्रसिद्ध काव्य है, जो कि ये जो सुबंधु कवि हुए हैं ये बाणभट्ट के पूर्ववर्ती कवि हुए हैं। इस रचना में इन्होंने नायिका वासव दत्ता और शौपन नायक कंदर्प केतु की परिणय कथा को दर्शाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे परीक्षाओं में ये रचना कम पूछी जाती है, अभी तक नहीं पूछी गई है, लेकिन हो सकता है कि पिछली परीक्षाओं में इस रचना को ऑप्शन में डाल दिया तो क्या पता आगे की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में इस रचना को भी पूछ लिया जाए। तो हर एक नई रचनाओं को हम देखते हुए समझते हुए उनकी बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ाएंगे। जितने भी पिछले सालों में पूछे गए हैं नए रचनाकारों से संबंधित रचनाएं, उनको भी हम करते हुए चलेंगे। तो रचना और रचनाकारों से संबंधित भी हम जो है नई नई रचनाओं को देखते हुए उनको इन तथ्यों को बार बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27। इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? शुक्ल जी की इनमें से कौन सी रचनाएं हैं ये आप लोगों को बताना है। तो इन ऑप्शनों के आधार पर जब हम देखें तो इनमें से जो बी ऑप्शन होगा हमारा सही होगा। रामचंद्र शुक्ल के ये सभी रचनाएं शुक्ल जी से संबंधित है। तो शुक्ल जी द्वारा लिखी गई ये रचनाएं हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में, चिंतामणि की रचना उन्होंने 1939 में की, और रसमीमांसा उन्होंने 1949 में किया, और त्रिवेणी की रचना इन्होंने जो है शुक्ल जी द्वारा ही की गई, और गोस्वामी तुलसीदास की रचना इन्होंने 1923, जयश्री ग्रंथावली लिखा इन्होंने 1924। इन सभी रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी, इनका प्रकाशन वर्ष भी आप लोगों को देख लेना है, ताकि परीक्षा में इनको क्रम वाइज प्रश्न के तौर पर भी पूछ लिया जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। तो चिंतामणि जो है इनका एक निबंध संग्रह है, जिसमें जो है जिसको 4 भागों में प्रकाशित किया है और कई सारे निबंधों को इसमें संकलित किया है। इसके बाद जो है गोस्वामी तुलसीदास जी
गोस्वामी तुलसीदास नाम से जो इन्होंने रचना लिखी 1923 में। कई बार इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जा चुका है। जय श्री ग्रंथावली नाम से इन्होंने जो रचना लिखी वो 1924 में लिखी। फिर कुछ और अन्य निबंध भी हैं शुक्ल जी के, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि काव्य में रहस्यवाद 1929 में निबंध को शुक्ल जी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना माना जाता है। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। और चिंतामणि 1939 में शुक्ल जी का निबंध संग्रह है जो 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। इस प्रकार से चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 और चिंतामणि भाग 4, इस प्रकार से 4 भागों में इस निबंध को प्रकाशित किया है। बढ़ते हैं आगे। चिंतामणि के कुछ निबंध, चिंतामणि में जो निबंध संग्रहित है उनके वे कुछ निबंधों के यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि भाव या मनोविकार, लोभ और प्रीति, कविता क्या है, काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये सभी निबंध जो है चिंतामणि जी के हैं। एडिशन के ग्रंथ एसेज ऑन इमेजिनेशन, ऐसे ऑन इमेजिनेशन का जो अनुवाद है शुक्ल जी द्वारा कल्पना का आनंद नाम से किया गया। ये पूछा जा सकता है कि कल्पना का आनंद जो है किसका अनुवाद है, तो आपको ध्यान रखना है एडिशन के ग्रंथ का अनुवाद दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 28। कम समय में वही अधिक प्रश्नों को करने की हम कोशिश करते हैं। जल्दबाजी में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए तो मैं आप लोगों से पहले ही कहती हूँ कि मैं उसके लिए हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि हर एक इंसान पे जो है ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान प्रॉपर तरीके से सब कुछ ठीक करता हुआ चलता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी त्रुटियाँ होती रहती है। तो इसलिए आप जो है कहीं पर भी आपको लगे कि हाँ इस प्रश्न का आंसर ये होना चाहिए, मैम ने इसका प्रकाशन वर्ष गलत बता दिया, या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप लोगों को, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करो, क्योंकि आपके जो कमेंट बॉक्स में लिखे गए सुझाव के आधार पर ही मैं नेक्स्ट क्लास लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और भाई आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट के द्वारा ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का हौसला मिलता है। तो ये मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि वीडियो पर जो है आप जो कमेंट अवश्य दिया करो। आप लोगों का कमेंट जो है बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो इसलिए मुझे बहुत थोड़ा सा दुख भी होता है कि इतनी मेहनत के बाद जब हम जो है क्वेश्चनों को हम करते हैं और पता नहीं बच्चों को पसंद आ रही है या वीडियो नहीं आ रही। तो इसलिए आप लोगों को लाइक और कमेंट अवश्य करना है वीडियो पर। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई इनमें से कौन सी रचना नहीं है, तो यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है, आप सभी को पता है। दीपशिखा जो रचना है महादेवी वर्मा जी की है, और नीरजा भी महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है। लेकिन जो ये आंगन के पार द्वार रचना है महादेवी वर्मा की नहीं है, अज्ञे जी का है। अज्ञे जी द्वारा लिखी गई 1961 में जो ये रचना है, इस रचना पर 1964 में है अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं मुख्य बिंदु एक्सप्लेनेशन के तौर पर किस प्रकार से यहाँ पर इंक्लूड है। तो देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार 1961 में जो है हिंदी के विख्यात साहित्यकार अज्ञे जी द्वारा एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्होंने जो है सन 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और भाई मेरी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम ऑथेंटिक बुकों को ध्यान में रखते हुए ऑथेंटिक बुकों के आधार पर जो है आप लोगों के सामने लेकर के आए। तो देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी के 8 कविता संग्रह है। 8 कविता संग्रह जैसे कि निहार 1930 में, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्यगीत 1936 और फिर है दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1959 जो कि इनका अनुदित काव्य संग्रह है। प्रथम आयम जो है 1974, प्रथम आयम जो है 1974 और अग्निरेखा 1990। इस प्रकार से महादेवी वर्मा के इन कविता संग्रह को भी इनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्रम वाइज प्रश्न भी लगाने का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देख लेते हैं
यामा एक कविता संग्रह है जिसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। इसमें उनके 4 कविता संग्रह जैसे कि निहार, नीरजा, रश्मि और संज्ञा गीत संकलित है। कई बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना यामा में संकलित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। निहार, रश्मि, नीरजा, संज्ञा गीत चारों रचनाएं यामा में संग्रहित की गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 29। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी में गीति नाट्य परंपरा के प्रथम रचनाकार और उनकी रचना जो है करुणालय प्रथम रचना मानी जाती है और जयशंकर प्रसाद उसके रचनाकार हैं। तो प्रथम गीति नाट्य माना जाता है हिंदी परंपरा का करुणालय, तो आपको ध्यान रखना है। तो करुणालय के कथानक का स्रोत जो है ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण और गीता का कर्म योग है। इस रचना में कवि वैदिक काल के यज्ञ प्रथा में बलि कर्म जैसे अनुष्ठानिक कार्यों की क्रूरता पर परख आक्रमण करता है और धार्मिक कर्मकांडों की आड़ में पनपने वाले षड्यंत्रों का पर्दाफाश भी करता है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं में शामिल है, इनके काव्य है जयशंकर प्रसाद के झरना, आंसू, लहर, कमायनी और प्रेम पथिक। एक सेकेंड भाई। झरना, आंसू, लहर, कमायनी और प्रेम पथिक रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन रचनाओं को परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो प्रेम पथिक जैसे जो रचना है, केवल एक पथिक नाम से भी रचना जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो है राम नरेश त्रिपाठी जी की। राम नरेश त्रिपाठी जी की ये रचना है पथिक, केवल पथिक। अगर प्रेम पथिक पूछ लिया जाए तो जयशंकर प्रसाद की, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के, जिनको नाटक विधा में उनको जो है अधिक प्रसिद्धि मिली हुई है। जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है संवाद की दृष्टि से बेजोड़ है, तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री और अजातशत्रु, विशाख इनके प्रमुख नाटक है। करुणालय इनका एकांकी नाटक है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय और अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन, ये दोनों अलग अलग है। प्रायश्चित और सज्जन ये सभी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी के हैं। उसके बाद कहानी संग्रह में इनके शामिल है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि और इंद्रजाल। इस प्रकार से इनके उपन्यास मुख्य रूप से 3 उपन्यास इन्होंने लिखे, जैसे कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास रहा है, यानी अधूरा उपन्यास माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण या अधूरा उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। बादल राग कविता के रचयिता कौन है। बादल राग कविता के रचयिता जो छायावाद के प्रमुख कवियों के में शामिल है निराला जी। निराला जी ने लिखी है छायावाद। वैसे तो छायावादी कवि रहे हैं निराला जी, छायावाद के अंतर्गत अधिक प्रसिद्धि मिली है इस कवि को, लेकिन जो बादल राग कविता लिखी है इनकी ये प्रगतिवादी कविता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बादल राग कविता निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं और बादल जो है शोषित वर्ग के हितैषी है, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत हो जाता है। और बादल राग कविता परिमल काव्य में से ली गई है, यानी किस काव्य संग्रह में संकलित है ये बादल राग कविता, ये परिमल में संकलित है। अनामिका में कौन कौन सी जो कविताओं को संकलित किया गया, परिमल में किन कविताओं को संकलित किया गया, इस प्रकार से जो है परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम बार बार जब प्रश्नों के रिवीजन करेंगे ऑप्शन के आधार पर, जब उनको हम बार बार उनके और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार रिवाइज करेंगे, तो हमें जो है ये अच्छे से याद रहेंगे कि कौन सी रचना किस काव्य संग्रह में संकलित है, किस रचना के रचनाकार कौन है। तो इन तथ्यों को हम जब बार बार रिवाइज करेंगे तो ही हमें याद रह पाएंगे। ट्रिक पर मैं जो अधिक विश्वास नहीं करती, फिर भी मैं कुछ शब्द ऐसे आप लोगों को बता देती हूँ जो आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। तो अधिक अगर आपको याद रखना है तो तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको जो है सफलता दिलाएगी। तो यही मेरा मानना है। और आप लोगों के भैया अपने हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी या तथ्यों को याद रख सकते हो। हर एक इंसान की अपनी अपनी जो सोच समझ होती है, इसलिए मैं
आप लोगों को अपनी राय देती हूँ कि जितना आप अधिक बार रिवाइज करोगे, अत्यधिक प्रश्नों का अभ्यास करोगे, उतना ही आप लोगों को जो है बेनिफिट रहेगा। तो देख लेते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला बिंदु है, बादल राग कविता परिमल काव्य से ली गई है। निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती थी, यानी कि अधिक आकर्षित करती थी निराला जी को वर्षा ऋतु, क्योंकि बादल के भीतर सर्जन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का। इस प्रकार से इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान रखना है। कौन किसका प्रतीक है, तो हर एक तथ्यों को, हर एक बिंदुओं को, हर एक रचनाओं को आपको समझ के साथ पढ़ते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो अनामिका काव्य निम्नलिखित में से जो है, ये भी जो काव्य है ये भी निराला जी का है। परिमल और अनामिका इनका काव्य संग्रह है। तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी हुई और अन्य तथ्य। अनामिका एक काव्य संग्रह है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1923। इसमें 9 कविताएं संकलित हैं। अध्यात्म फल, माया, जलद, अधिवास, ये पूछा जाता है भाई। और तुम और मैं, जूही की कली इम्पोर्टेंट है। पंचवटी, उसके बाद सच्चा प्यार और लज्जित, ये सभी रचनाएं जो हैं, पंचवटी प्रसंग और सच्चा प्यार और जो है अंत में हमारा लज्जित, ये सभी रचनाएं किस में संकलित की गई है? ये अनामिका में संकलित की गई है। इसमें जो है 9 कविताओं को संकलित किया है। बढ़ते हैं आगे। निराला जी की अन्य श्रेष्ठ रचनाओं में शामिल है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, परिमल और तुलसीदास, ये सभी रचनाएं निराला जी की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 32। प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव, ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि से संबंधित है, किस कवि की कविता से संबंध रखती है? तो ये पंक्तियां भी जो है निराला जी की ही है। निराला जी द्वारा लिखी गई जो कविता संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, उसके बाद जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं है वो कमायनी, आंसू, झरना, कानन कुसुम, लहर। फिर भवानी प्रसाद जी की रचनाएं है व्यक्तिगत, शरीर, कविता, फसलें और फूल, शरीर, कविता, फसलें और फूल भाई, और त्रिकाल संध्या। उसके बाद पंत जी की रचनाएं हैं उच्छ्वास, पल्लव, मेघनाथ वध, बूढ़ा चांद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना इनमें से मानी जाती है झरना, जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। और इसी रचना से जो है, झरना से ही जो है छायावाद की शुरुआत भी मानी जाती है। तो झरना रचना छायावाद कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रचना है। प्रकाशन वर्ष 1918। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में शामिल है जैसे कि कमायनी, कमायनी इनकी सबसे पुरानी रचना शामिल है। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये हमने जयशंकर प्रसाद की सभी रचनाओं को पढ़ ही लिया था और फिर से बार बार रिवाइज कर लेंगे। कमायनी प्रसाद जी की अंतिम रचना है और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह मानव सभ्यता के विकास की मनोवैज्ञानिक कथा प्रस्तुत करती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक और जो है ये सभी इनके काव्य है। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी है भाई ये ध्रुव, और जानमेजे का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, और इनके ये प्रमुख नाटक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये इनके काव्य कहानी संग्रह है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में जब हम देखें तो भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इनमें से महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर ग्रंथ लिखा, वो लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ जो है इनका एक निबंध है भाई, ये भी पूछ लिया जाता है। महादेवी वर्मा जी के जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो है किस विधा की रचना है। महादेवी वर्मा की जितनी रचनाएं हैं उनको हमें ये देख लेना है कौन सा इनका निबंध है, कौन सा संस्मरण है, कौन सा रेखा चित्र है, कौन सी अन्य जो
इनके द्वारा लिखी गई किस विधा से संबंधित रचना है। तो महादेवी वर्मा जी का कौन सा काव्य है, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है हर एक रचनाओं को। श्रृंखला की कड़िया रचना महादेवी वर्मा जी की स्त्री विमर्श को लेकर लिखा गया निबंध है और जिसका प्रकाशन 1942 में किया गया। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य जैसे कि रेखा चित्र है में शामिल है अतीत के चलचित्र 1942, स्मृति की रेखाएं 1943। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इनके ये क्या है, रेखा चित्र। और पथ के साथी 1956 में लिखा गया और मेरा परिवार जो है 1972 में, और संस्मरण जो है 1983 में नाम से लिखा। तो इनके ये क्या है, संस्मरण है। और चुने हुए भाषणों का संकलन इनका संभाषण है और निबंध जो है इनकी श्रृंखला की कड़िया, विवेचनात्मक गद्य, साहित्य की आस्था, अन्य निबंध, संकल्पिता और इनका ललित निबंध में शामिल है क्षणदा 1956 में। और जो कहानी है इसकी प्रसिद्ध कहानी है महादेवी वर्मा जी की गिल्लू नाम से इन्होंने एक प्रसिद्ध कहानी लिखी है। संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह क्या है, हिमालय नाम से इन्होंने लिखा है 1963 में। 63 में पढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। 2 बार प्रश्न नंबर 35 आ गया भाई, कोई बात नहीं, हमें प्रश्न नंबर पर ध्यान नहीं देना है, प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार कौन है, तो इस रचना के रचनाकार है वीरेंद्र जैन। नई रचनाओं से भी आजकल परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। नई रचनाओं और उनके रचनाकारों को भी बार बार रिवाइज करते हुए, अन्य ऑप्शनों को भी देखते हुए, उनकी रचनाओं और रचनाकारों को भी देखते हुए हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। बार बार तथ्यों के रिवीजन और निरंतर अभ्यास द्वारा ही आपको सफलता मिलेगी परीक्षा में अवश्य। इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करना अति आवश्यक है। तो देख लेते हैं वीरेंद्र जैन जी द्वारा लिखी गई सबसे बड़ा सिपाहिया रचना है वीरेंद्र जैन की और प्रमुख रचनाओं में शामिल है लक्ष्मी, कमल और हाथी, क्या फेंकूं क्या जोड़ रखूं, नहीं कभी नहीं, तमस्यो माँ ज्योति कर में और शाप मुक्ति, बीच के 12 वर्ष। ये सभी रचनाएं वीरेंद्र जैन जी की है। उसके बाद बात करें आगे। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36, स्त्री विमर्श का उद्देश्य। स्त्री विमर्श का उद्देश्य निम्नलिखित तीनों ऑप्शन हमारे स्त्री विमर्श के उद्देश्य से संबंधित रहेंगे। इनमें से सभी हमारा आंसर होगा क्योंकि स्त्री अस्मिता की खोज है, स्त्री विमर्श का उद्देश्य है, पुरुष प्रभुत्व का विरोध भी बताया गया है और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान भी इसमें दर्शाई गई है। तो स्त्री विमर्श पर लिखने वाले जो प्रमुख रचनाकार हैं उषा प्रियवदा, मनु भंडारी, प्रभा खेतान आदि रहे हैं। स्त्री विमर्श पर महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई उपनिवेश में स्त्री, प्रभा खेतान जी द्वारा, हम सभ्य है औरतें, मनीषा द्वारा, औरत के लिए औरत, नासिरा शर्मा जी द्वारा और खुली खिड़कियाँ मैत्री पुष्पा जी द्वारा। इस प्रकार से इन रचनाओं को भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न पर। चांद का मोटेडा नामक जो रचना है ये किस रचनाकार की है, इसके रचयिता कौन है, तो चांद का मोटेडा नामक जो रचनाकार रहे हैं वो है मुक्तिबोध जी द्वारा लिखी गई रचना चांद का मोटेडा प्रमुख रचना है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो चांद का मोटेडा गजानन मुक्तिबोध द्वारा रचित एक लंबी कविता है और भूल गलती भी मुक्तिबोध जी की रचना है, अंधेरे में भी मुक्तिबोध जी की रचना है और ब्रह्म राक्षस भी मुक्तिबोध जी की रचनाएं हैं। ये थोड़ा यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 38, अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कीर्ति है, तो आप सभी को पता है अज्ञे की असाध्य वीणा जो एक अद्भुत लंबी कविता मानी जाती है, तो जिसके जो केश कलम्बी प्रियवंदन के इसके प्रमुख पात्र के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं क्योंकि कई बार पात्र पूछ लिया जाता है। अज्ञे जी की जो असाध्य वीणा है वो एक अद्भुत लंबी काव्य कीर्ति है
जापानी कथा पर आधारित कविता है ये। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में इस कविता को संकलित किया गया है। 1964 में इस कविता पर जो है, इस रचना पर आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह पर अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वैसे ये रचना कब लिखी गई, कब प्रकाशित हुई? 1961 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न हम, ये तथ्य बिंदु हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। मुख्य पात्र है व्रजकीर्ति, जो कि ऐसा दवीणा के अंतर्गत मुख्य पात्र है जो व्रजकीर्ति, और प्रियवंत केशकलंबी। प्रियवंत केशकलंबी एक ही का ही नाम है भाई, प्रियचंद नहीं है, ये प्रियवंत है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो चुका, इसको हम काट देते हैं, प्रियवंत लिख लेना। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में हम 39 प्रश्न नंबर 39 में जब हम देखते हैं तो 1954 में प्रकाशित नई कविता की पत्रिका के संपादक कौन है? तो नई कविता पत्रिका के संपादक जो है जगदीश गुप्त जी रहे हैं। 1954 में प्रकाशित हुई है। उसके बाद और अन्य जो यहाँ पर ऑप्शन में जो लेखक दिए हुए हैं, जो साहित्यकार हैं, इनके द्वारा की गई पत्रिकाओं को भी हम देख लेते हैं किसने किस पत्रिका का संपादन किया। जैसे कि अज्ञे ने जो है प्रतीक नाम से पत्रिका का संपादन किया है। श्री नरेश मेहता जी ने कीर्ति पत्रिका का संपादन किया है, और धर्मवीर भारती जी द्वारा धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया गया। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि है? तो किस सप्तक में संकलित कवि माने गए हैं केदारनाथ सिंह? एक हमारे केदारनाथ अग्रवाल, ये भी आपको ध्यान रखना है। केदारनाथ अग्रवाल हमारे प्रगतिवादी कवि रहे हैं, प्रगतिवादी कवि, ये आपको ध्यान रखना है। और केदारनाथ सिंह जो है ये प्रयोगवादी कवि हैं। तो एक दूसरे से मिलते जुलते नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप बार बार तथ्यों की रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आने लगेगी। तो देख लेते हैं केदारनाथ सिंह जो है, केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवियों में शामिल है। अज्ञे जी ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय पहला जो सप्तक था उसका नाम तार सप्तक, फिर द्वितीय सप्तक, फिर तृतीय सप्तक, फिर चतुर्थ सप्तक। इन चारों सप्तकों को उनमें जितने भी शामिल लेखक हैं उनको भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। हम पढ़ रहे थे केदारनाथ सिंह के संबंध में। तो केदारनाथ सिंह 7 जुलाई 1934 में इनका जन्म हुआ। 19 मार्च 1918 में इनकी मृत्यु हो गई। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि साहित्यकार रहे हैं। वे अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के कवि हैं। 2003 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 2013 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया चुका है केदारनाथ सिंह को। और 1989 में जो है इनकी कीर्ति अकाल में सारस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा इन्हें व्यास सम्मान, मध्य प्रदेश का मैथिली शरण गुप्त सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान, बिहार का दिनकर सम्मान और केरल का इन्हें कुमारासान सम्मान प्राप्त हो चुका है केदारनाथ सिंह जी को। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41। अज्ञे का पूरा नाम आप सभी को पता है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान रहा कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु स्थान रहा दिल्ली। प्रमुख कीर्तियों में शामिल है भग्नदूती 1933 की रचना है इनकी, और चिंता 1942 की, इत्तेलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा आहरी 1954 और आंगन के पार द्वार इनका जो काव्य संग्रह इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है 1964 का। और ये कब प्रकाशित हुई? 1961 में। पूर्वा 1965 की रचना है। कितनी नावों में कितनी बार 1967 की रचना है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बोलता हूँ 73 में। और इनके उपन्यासों में शामिल है अज्ञे जी के प्रमुख उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1966, नदी के द्वीप 1952। ये कई बार पूछा जाता है नदी के द्वीप अज्ञे जी की किस विधा की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है
ये इनका उपन्यास है और अपने अपने अजनबी 1961 में ही इन्होंने लिखा। उसके बाद जो है अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में देखते हैं, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले रचनाकार का नाम बताइए। तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले जो पाने वाले रचनाकार हैं निम्नलिखित में से, उसका नाम है केदारनाथ सिंह, जो कि हम केदारनाथ सिंह के संबंध में ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि ये तीसरे सप्तक के कवि रहे हैं। तो उत्तर कबीर नामक इनकी प्रसिद्ध रचना है। इस पर इन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त हो चुका है 1997 में। उसके बाद बात करें आगे, अगला बिंदु है इससे संबंधित इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। अभी बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, उत्तर कबीर, ये सभी रचनाएं जो है केदारनाथ सिंह जी की हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद के रचना का नाम बताइए। संपूर्णानंद जी द्वारा जो रचना लिखी गई उसका नाम है इन रचनाओं में भाषा की शक्ति। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चलता। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन मैला आंचल में ये कथन किस रचना से लिया गया है भाई, ये प्रश्न है। तो फणीश्वर नाथ जी द्वारा लिखा गया मैला आंचल रचना से लिया गया है, जो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मैला आंचल 1954 में ये लिखा गया कथा साहित्य का प्रथम व श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है और फणीश्वर नाथ रेणु की अन्य रचनाओं में शामिल है, जैसे कि उपन्यास मैला आंचल, प्रतिपरी कथा, जलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। ये सभी रचनाएं जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की हैं। कथा संग्रह में शामिल है एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्टराज, रण जल धनजल आदि जो है इनके कथा संग्रह है। और कहानियाँ में शामिल है मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, जो कि कथा संग्रह के अंतर्गत एक कहानी भी है भाई, कहानी में भी शामिल की गई है ये, और ये एक कथा संग्रह भी है। लाल पान बेगम, इसमें जो है कई कहानियों को संकलित किया गया है। कहने का मतलब ये है, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चले रे और ठेस कहानी इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है ये इनकी। ठेस कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है रेणु जी की। जो ठेस कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की ये कहानी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 45। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कीर्ति का नाम बताइए। तो विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा लिखी गई गद्य काव्य कीर्ति इनमें से है कुछ चंदन की कुछ कपूर। तो ये रचना जो है गद्य काव्य संबंधी विष्णुकांत शास्त्री जी द्वारा लिखी गई है। और अन्य रचनाओं को भी हम देख लेते हैं किस लेखक द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो जैसे पूजा की पोथी आएगा भाई, पूजा की पोथी नाम से जो रचना लिखी है वो पूर्ण चंद्र जोशी जी ने लिखी है। सुप्रभा नाम से जो रचना लिखी है श्री प्रकाश मिश्र जी ने लिखी है। दोपहरिया नाम से जो रचना लिखी है, दोपहरिया के फूल नाम से जो रचना लिखी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। और एक मैं होमवर्क के लिए आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न देती हूँ, तो आप लोगों को अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख के उसका आंसर बताना है। एक है अशोक के फूल नामक जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो अशोक के फूल जो रचना का प्रकाशन वर्ष भी आपको बताना है और लेखक का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है। तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद नाम जो है वियोगी हरि का वास्तविक नाम है। सन 1896 में इनका जन्म हुआ। 1988 में वियोगी हरि जी की मृत्यु हो गई। वियोगी हरि जी की प्रमुख रचनाओं में शामिल है प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीणा, प्रेम पथिक नाम से भाई जय शंकर प्रसाद जी ने भी रचना लिखी है। तो ऐसा नहीं है कि एक रचना का नाम जो केवल एक ही लेखक द्वारा एक नाम से ही रचना लिखी गई, तो एक नाम से कई लेखकों द्वारा भी रचनाएं की गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन
यहाँ पर आप हम देखेंगे वियोगी ऑप्शन में जब प्रेम पथिक के रचनाकार पूछा जाएगा तो आप लोगों को केवल जयशंकर प्रसाद और वियोगी हरि में से केवल एक ही मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन में डाल दिए जाएंगे तो उस प्रश्न पर आपत्ति आ सकती है। तो इस प्रकार से सभी लेखकों के द्वारा लिखी गई रचनाओं को आपको ध्यान रखना है। तो वीर सतसई, मेवाड़ केसरी, ये सभी रचनाएं जो है वियोगी हरि जी की है। गद्य काव्य है इनके तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, पगली। नाटक में शामिल है वीर हरदौल और छद्म योगिनी। आत्मकथा इनका मेरा जीवन परवाह, ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये कई बार पूछा जाता है। वियोगी हरि जी की जो आत्मकथा मेरा जीवन परवाह किस रचनाकार द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। तो इस प्रकार से हमेशा प्रश्न देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का द्वारा रचित नहीं है। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुर्स्वामिनी, तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद के, लेकिन करबला जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया नाटक है। तो देख लेते हैं। करबला नाटक जो है प्रेमचंद जी का है। इसका कथानक जो है 5 अंकों में कुल 42 दर्शों में विस्तृत है। प्रेमचंद जी ने 3 नाटकों की रचना की। 1923 में संग्राम लिखा, 24 में इन्होंने करबला लिखा और 33 में इन्होंने प्रेम की वेदी नाम से नाटक लिखा। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 48। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। तो हरिबिंदी नाम से जो रचना लिखी है वो किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई। जितनी भी हमारी महिलाएं रचनाकार हैं, महिलाएं रचनाकारों की रचनाएं भी परीक्षाओं में अवश्य पूछी जाती हैं। यहाँ से भी हमें 2-3 प्रश्न अवश्य ही देखने को मिलते हैं। 3 या 2 प्रश्न तो अवश्य ही हमें महिला रचनाकारों से संबंधित भी देखने को मिलते हैं। और DSSB के अंतर्गत तो जो है अगर एक टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा नहीं है केवल 1-2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो अगर एक टॉपिक को उठा लिया जाता है तो काफ़ी सारे प्रश्न उसी टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को आपको अपने जो है हिसाब से, जैसे पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पिछले प्रश्नों के तथ्यों को, बिंदुओं को बार बार रिवाइज करते हुए जो है उसको विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए कर लेना है, ताकि आपको परीक्षा में उसी से संबंधित अगर कोई और अन्य तथ्य भी पूछ लिया जाए आसानी से आप उसका सही आंसर कर सको। कम समय में अधिक प्रश्नों का करने का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अपना स्कोर प्राप्त करो और जो है आपको जहाँ पर भी आप जो है जॉब चाहते हो, चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली TGT PGT संबंधी परीक्षा हो, जहाँ पर आप जो है अपनी पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो वो आप लोगों को अवश्य मिले। हमारा सिर्फ इतना ही टारगेट है, इतना ही उद्देश्य है। इसीलिए हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए क्लासेस लेकर के आते हैं। तो देख लेते हैं। और भाई जिस भी बच्चे ने TGT PGT संबंधी परीक्षा की तैयारी नोट्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से अगर करना चाहते हो, या फिर ये मेरी PDF आप लोगों को, ये प्रश्न उत्तरों की PDF आप लोगों को चाहिए, तो मेरे WhatsApp नंबर 83828437 इस नंबर पर आप मुझे WhatsApp मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को कमेंट में जो आप लोगों की पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी कमेंट के माध्यम से। तो आप लोग इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और जो भी बच्चा भाई किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट लगे किसी भी प्रश्न पर, तो आप यहाँ पर जो है इनमें कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 48। हरिबिंदी के साहित्यकार कौन है। तो हरिबिंदी के साहित्यकार जो है मुर्तज़ा गर्ग जी रही है। तो मुर्तज़ा गर्ग महिला लेखिका है हिंदी की। और हरिबिंदी नामक कहानी जो है, कहानी में इन्होंने दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता से उभी हुई युवती की मनोदशा का चित्रण इसमें दर्शाया है। मैत्री पुष्पा जी की अन्य कहानियाँ देख लेते हैं, जैसे कि स्मृति दंश, चाक, गुनाह बेगुनाह, अलमा कबूतरी, लकीरें, आंगन पाकी, खुली खिड़कियाँ। और उषा प्रियवंदा जी की जो रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं,
उसमें देख लेते हैं। वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा। तो ये रचनाएं जो है उषा प्रियवंदा जी की है। उसके बाद मृदुला गर्ग जी की रचनाएं देख लेते हैं। ए नित्य, कर लेंगे हम हजम, और जादू का कालीन, मंजूर नामंजूर, उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप काफ़ी बार पूछी जाती है मृदुला गर्ग जी की। उसके बाद मनु भंडारी जी की रचनाएं हम देख लेते हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, और त्रिशंकु। ये रचनाएं जो है मनु भंडारी जी की है। और त्रिशंकु नाम से जो एक रचना और लिखी है कि किसके द्वारा लिखी गई, अज्ञे जी की भी एक रचना है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में जब हम देखें तो शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखिका कौन है। तो शेष कादम्बरी नाम से जो किस लेखिका ने जो है उपन्यास लिखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा अलका सारावगी। तो अलका सारावगी जी द्वारा लिखी गई शेष कादम्बरी नाम से इनका उपन्यास है। और अन्य उपन्यास जो रचनाएं हैं जैसे कि मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखे गए उपन्यास चितकोबरा और कठगुलाब, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार परीक्षाओं में आने वाले पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही हमने यहाँ पर लिया है, ताकि आपकी तथ्यों की बार बार रिवीजन होने से आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो उसके बाद उषा प्रियवंदा जी के द्वारा लिखी गई रचना है 55 खंबे लाल दीवारें, वो उपन्यास है भाई इनके। और रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षी। उसके बाद बात करें मनु भंडारी जी के उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान। उसके बाद जो है अलका सारावगी जी की उपन्यास है कली कथा कली कथा बाया बाईपास। और शेष कादम्बरी कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद। यहाँ पर आपको इन रचनाओं को भाई बार बार रिवाइज कर लेना, ताकि आप किसी भी रचना में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि कोई बात नहीं जो रचना है, जो ये उपन्यास है, ये है अलका सारावगी की। और एक कोई बात नहीं और एक कोई दूसरा नाम से जो लिखी थी, वो रचना थी उषा प्रियवंदा जी की। तो एक दूसरे से मिलती जुलती रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 50 आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 50, आनंद कादम्बनी के लेखक कौन, आनंद कादम्बनी का संपादक कौन है। रचना नहीं है, ये पत्रिका का नाम है आनंद कादम्बनी। तो रचना के संपादक कौन, पत्रिका के संपादक कौन है। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी द्वारा संपादित की गई पत्रिका आनंद कादम्बनी है। तो देख लेते हैं। और ये पत्रिका कहाँ से निकाली गई, मिर्ज़ापुर से निकाली गई। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित की गई। इसका उपनाम है प्रेमघन। प्रकाशन वर्ष 1881। अन्य पत्रिकाएं भी और अन्य ऑप्शन के अनुसार और अन्य जो साहित्यकार यहाँ पर दिए गए हैं उनके अनुसार भी हम देख लेते हैं। जैसे कि प्रदीप पत्रिका निकाली बालकृष्ण भट्ट जी ने, और हरिश्चंद्रिका बालबोधनी, और जो है कवि वचन सुविधा, ये पत्रिकाएं निकाली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। प्रताप लहरी नामक पत्रिका निकाली प्रताप नारायण मिश्र जी ने। उसके बाद बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की तो हमने देख ही ली, आनंद कादम्बनी। उसके बाद जो है कीर्तियाँ देख लेते हैं इनकी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की प्रमुख कीर्तियाँ हैं वो भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, संगीत सुधा सरोवर, भारत भाग्योदय इनका काव्य है। उसके बाद भारत सौभाग्य 1888 में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा गया था। और पत्रिका जो है इनकी ये हमने देखी ली 1881 में मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बनी नाम से इन्होंने पत्रिका निकाली, जो कि इनके द्वारा संपादित की गई। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने लगभग जो है टॉप 25 प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश की है। इसी प्रकार परीक्षा तक
जो है हम इस सीरीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अधिक से अधिक जो है बार बार रिवाइज करते हुए अधिक से अधिक अभ्यास के साथ जो है आगे बढ़ते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी, अर्थात मददगार साबित होगी। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, भाई वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो और साथ में कमेंट भी करके बताया करो आपको वीडियो कैसे लगी। और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, मिलते रहेंगे इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।